आइए आज इतिहास के पन्नों को एक बिल्कुल नए और थोड़े अकादमिक नजरिए से टटोलते हैं। जब भी ब्रिटिश काल की बात आती है तो दिमाग में सबसे पहले तोपों की गूंज और युद्ध के मैदान आते हैं ना। लेकिन क्या सच में एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा सिर्फ फौजी ताकत से हो गया था? इतिहासकार केपी अग्रवाल की बेहद अहम किताब ब्रिटिश टेकओवर ऑफ इंडिया मोडस ऑपरेंडी के प्राथमिक स्रोतों और पुरानी संधियों का विश्लेषण करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ने इतने बड़े देश पर अपना शिकंजा कैसे कसा। इनका एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण है। वो कहते हैं कि किसी भी जैविक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर की तरह इतिहास भी विकास या पतन की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। किसी सभ्यता की नियति को ठीक से समझने के लिए हमें बहुत लंबी अवधि, कम से कम एक सदी का अध्ययन करना ही होगा। सच कहूं तो यही बात हमारे आज के इस विश्लेषण की नींव है। रातों रात कुछ नहीं बदलता। उन लंबी संरचनात्मक ताकतों को समझे बिना हम उस बड़ी तस्वीर को नहीं देख सकते जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को यहाँ खड़ा किया। तो आज के इस विश्लेषण को हम 5 अहम हिस्सों में बांटेंगे। पहला, युद्ध के मैदान से परे। दूसरा, साम्राज्यवादी हथियार के रूप में संधियां। तीसरा, इनका मोडस ऑपरेंडी यानी काम करने का तरीका। चौथा, 5 ऐतिहासिक सबक। और आखिर में अभिलेखागार यानी आर्काइव्स की ताकत। तो चलिए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं, युद्ध के मैदान से परे। एक ऐसी कहानी जो सेना की गाथाओं से बिल्कुल अलग है। इन तारीखों के सफर पर अगर हम गौर करें तो 1757 में प्लासी के बाद मीर जाफर के साथ हुई संधि से लेकर 1883 में उदयपुर के महाराणा को भेजे गए वायसराय की खरीदा तक एक साफ पैटर्न दिखता है। ये महज कुछ तारीखें नहीं हैं, ये वो कानूनी दस्तावेज हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत को संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनलाइज किया। इस सफर को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये साम्राज्य तलवारों से ज्यादा स्टैम्प पेपर और स्याही से जीता गया था। असली कब्जा तोपों से नहीं, कानूनी कागजातों के जरिए हो रहा था। और इन्हीं दस्तावेजों को पढ़ने के बाद सालों से चले आ रहे बड़े बड़े ऐतिहासिक मिथक टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए मीर जाफर का कथित देशद्रोह या सर जॉन लॉरेंस का उदारवादी प्रशासन। जब हम इन संधियों के मूल पाठ को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सब एक मीडिया स्पिन था। ये धारणाएं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आगे पीछे ब्रिटिश नैरेटिव को सही ठहराने के लिए बड़ी चतुराई से घड़ी गई थी। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, साम्राज्यवादी हथियार के रूप में संधियां यानी कानून का इस्तेमाल गुलामी के जंजीरों के रूप में कैसे हुआ। यह सनद शब्द को कानूनी तौर पर समझना बहुत जरूरी है। शांति समझौतों के नाम पर युद्ध के बाद जो भी दस्तावेज बने वो लगभग हमेशा अंग्रेजी में थे। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े लेने के कागज नहीं थे, बल्कि उस वक्त की पॉलिटिकल इकोनॉमी का आईना थे। इनका मकसद सिर्फ भौतिक या सैन्य रूप से अधिकार जमाना नहीं था, बल्कि भारतीय शासकों को वैचारिक और मानसिक रूप से थका देना था। लिखित शब्दों पर कंट्रोल करके पूरे विमर्श को अपने हक में कर लेना, यही इनकी सबसे बड़ी जीत थी। दोनों पक्षों के कानूनी अधिकारों में जमीन आसमान का अंतर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी चालाकी से अपने लिए हमेशा एक रास्ता खुला रखा। प्रेसिडेंसी गवर्नर की संधि को गवर्नर जनरल पलट सकता था और उस पर इंडिया ऑफिस वीटो लगा सकता था, यानी दोबारा बातचीत की गुंजाइश हमेशा थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजाओं और महाराजाओं के लिए ऐसी कोई छूट नहीं थी। उनके लिए एक बार हस्ताक्षर करने का मतलब था एंड गेम, सब कुछ खत्म। तो तीसरा हिस्सा इसी पर केंद्रित है कि आखिर इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, वो कौन सी गुप्त रणनीति थी जिससे ये काम करते थे। अगर गहराई से देखें तो ये पूरा खेल 3 चरणों का एक बेहद शातिर चाल था। पहले चरण में किसी बाहरी आंतरिक खतरे का झूठा अलार्म बजाया जाता था ताकि शासक खुद को असुरक्षित महसूस करे। दूसरे चरण में उस असुरक्षा का फायदा उठाकर सुरक्षा के नाम पर बेहद महंगी सैन्य सहायता की पेशकश की जाती थी। और आखिर में तीसरे चरण में जब शासक वो भारी कीमत चुकाने में नाकाम हो जाता तो उन्हीं ब्रिटिश सैनिकों के खर्चे के नाम पर शासक के क्षेत्रों को हमेशा के लिए कब्जे में ले लिया जाता था। बिना खून बहाए पूरी की पूरी रियासतें हजम कर ली गईं। इस पूरे क्रम से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही हमारा चौथा हिस्सा है, 5 ऐतिहासिक सबक जो बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर इतनी सफल क्यों रही। जरा इस तुलना को देखिए, कुछ कड़वे ऐतिहासिक सच खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। एक तरफ ब्रिटिश थे जो असल में तोपों से लैस अकाउंटेंट थे। उन्होंने अपना पूरा ध्यान फाइनेंस और रिकॉर्ड कीपिंग पर रखा। दूसरी तरफ भारतीय शासक फाइनेंस को अपने शासन की धुरी बनाने में चूक गए।
दूसरा बड़ा अंतर ये था कि कंपनी ने अपने दुश्मनों को समझने में पैसा लगाया। उन्होंने संस्कृत और फारसी सीखी और पंडित मौलवियों की मदद ली। भारतीय पक्ष की तरफ से ऐसा कोई संगठित प्रयास नहीं हुआ। और तीसरा, जहां भारतीय शासक राजनयिक चिट्ठियों में लिखी बड़ी बड़ी तारीफों को सच मान लेते थे, वहीं अंग्रेजों के लिए वो सिर्फ खोखली कूटनीतिक शब्दावली थी। इसी का एक और सबक ये भी है कि इतिहास रचने से ज्यादा इतिहास को दर्ज करना महत्वपूर्ण होता है। ब्रिटिश अभिलेखागार यानी आर्काइव्स बेहद चुनिंदा रहे हैं। उन्होंने अपनी छोटी से छोटी जीत को तो खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखा, लेकिन स्रोत बताते हैं कि अफगानिस्तान और तिब्बत जैसे इलाकों में उन्हें जो भारी नाकामियां मिली, उन्हें इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही कर दिया गया। इसे हम इतिहास का शस्त्रीकरण या वेपनाइजेशन कह सकते हैं। और यही हमें हमारे 5वें और आखिरी हिस्से तक ले आता है, अभिलेखागार यानी आर्काइव्स की ऐसी ताकत जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। एक बात तो तय है, लिखे हुए शब्दों की नए सिरे से व्याख्या हो सकती है, पर उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। जब हम इन तमाम संदों और संधियों को पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है कि उनकी सबसे बड़ी जीत किसी मैदाने जंग में नहीं हुई थी। उनकी सबसे बड़ी जीत थी इन लिखित शब्दों पर, इस टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स पर अपना आधिपत्य जमाना। इसी कंट्रोल ने आहिस्ता आहिस्ता एक पूरी सभ्यता के दिमाग पर कब्जा कर लिया। और सच्ची बताऊं तो ये किसी भी सैन्य जीत से कहीं ज्यादा खतरनाक और स्थायी था। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बेहद अहम सवाल पीछे छूट जाता है। अगर सिर्फ दस्तावेजों और आर्काइव्स को कंट्रोल करके किसी उपमहाद्वीप पर मानसिक और भौतिक कब्जा किया जा सकता है, तो इस आधुनिक सूचना युग में ये औपनिवेशिक ब्लूप्रिंट आज की शासन कला के लिए क्या मायने रखते हैं? इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल का आईना भी है। ये प्राथमिक स्रोत हमें ताकत के उन असली केंद्रों को पहचानने पर मजबूर करते हैं जो आज भी कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।